Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about Cold War. After the Second World War, देखिए यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही सुपर पावर बन जाते हैं और ये दोनों नेशन एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहते थे ताकि इनकी जो पावर है रिड्यूस कर सकें। इनडायरेक्टली ये कंपटीशन जो था ये सुपर पावर्स का था that led to the Cold War. So both nations were trying to show that I am superior than you and you are inferior than me. अब जो ये वॉर थी ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। ये जो पीरियड था ये एक जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था दोनों सुपर पावर्स के बीच में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। और जो ये पीरियड है ये कंसीडर किया जाता है एज एन ट्रू मैन डॉक्ट्राइन ए फॉरेन पॉलिसी टू द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ये कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए ट्रूमैन डॉक्ट्राइन एक फॉरेन पॉलिसी लेके आई गई थी अमेरिका द्वारा। और जो ये फर्स्ट फेज है कोल्ड वॉर का ये शुरू हो गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। अब जो ये कन्फ्लिक्ट था ये बेस्ड था ऑन द आइडियोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस बाय द टू पावर। कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्लोबली ये दूसरे नेशंस को, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि रिप्रेजेंटेटिव था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का, और जो सोवियत यूनियन है ये रिप्रेजेंटेटिव है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का। सो यूनाइटेड नेशन ने नाटो मिलिट्री अलायंस बनाई इन 1949 क्योंकि इनको कहीं ना कहीं खतरा था कि भी सोवियत जो हैं वो इनके ऊपर अटैक कर देंगे। और इन्होंने अपनी जो ग्लोबल पॉलिसीज थी इनको भी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन कर दिया था ताकि ये कंट्रोल कर सकें सोवियत इन्फ्लुएंस को टू अदर नेशन। मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर देखिए जॉर्ज ऑरवेल थे, इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था 1945 के अंदर जिसमें इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि न्यूक्लियर स्टैलमेट होगी बिटवीन द 2 and 3 मॉन्स्टरस स्टेट जो कि पोजेस कर रहे होंगे कुछ ऐसे वेपन्स जो कि मिलियंस ऑफ पीपल को वाइप ऑफ कर देंगे इन फ्यू सेकंड्स इफ दे गोना यूज इट टू शो देयर सुपीरियरिटी। सो जो कोल्ड वॉर है ये शुरू हो गई थी 1947 एंड 1948 के अंदर, जब यूएसए ने एड प्रोवाइड करी थी अंडर द मार्शल प्लान टू द वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप उस टाइम लड़ाई लड़ रहा था, उनको जरूरत थी एड की, तो उनको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ एड दी गई। और कहीं ना कहीं अमेरिकन अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते थे वेस्टर्न यूरोप के अंदर। और जैसे कि सोवियत यूनियन है ये भी पीछे नहीं थी, इसने भी अपने कम्युनिस्ट रिजाइम को इंस्टॉल करा था ओपनली इन ईस्टर्न यूरोप। कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर देखिए दोनों ही सुपर पावर्स के पास डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम थे। यूएसए बेस्ड था डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म फ्रीडम के ऊपर, एंड जो यूएसएसआर है ये बेस्ड था डिक्टेटरशिप एंड कम्युनिज्म कंट्रोल के ऊपर। दोनों ही पावर्स के पास अपने ही पॉलिटिकल सिस्टम थे, तो वो सोचते थे कि मेरा पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे वाले के पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत बढ़िया है, और ये दोनों डाउट करते थे एक दूसरे की इंटेंशंस के ऊपर भी। So distrust था during the World War II also, as Soviet Union and Germany both were fighting, और जर्मनी ने कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के सोल्जर्स ज्यादा मार दिए थे, तो वो जो स्टालिन है जोसेफ स्टालिन ये चाहते थे कहीं ना कहीं इनके भी सोल्जर्स की जान बचे, क्योंकि तो इन्होंने अपने अलाई से कहा कि ये सेकंड फ्रंट बनाए एट नॉर्थ वेस्ट यूरोप ताकि ये जर्मनी की नेक तोड़ सकें। यूएसएसआर जो है वो अमेरिकन अटैक से डरता था, और जो अमेरिकन है ये कम्युनिस्ट अटैक से डरता था। सो अमेरिका जो है ये रिफ्यूज कर दिया था इसने शेयर करने से न्यूक्लियर सीक्रेट्स को। जैसे कि इंग्लैंड एंड यूएसए दे बोथ वर मेकिंग एटॉमिक बम्स बट दे डिडंट इंक्लूड यूएसएसआर इन देयर, सो दैट वाज a रीजन ऑफ मिसट्रस्ट डाउट के लिए। ट्रू मैन जो थे ये डिसलाइक करते थे स्टालिन को, और जो रशियन थे ये चाहते थे कम्युनिज्म को बढ़ाना। सो यूएसएसआर डिसलाइक करता था कैपिटलिज्म को। डी 10 थे, देखिए इसका मतलब है रिलैक्सेशन, जो कि पॉलिटिकल सिचुएशन में जो स्ट्रेन रिलेशंस थे उनको इजअप करने के लिए, और स्पेशली ये थे यूएसए एंड यूएसएसआर के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी ताकि ये वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू इजअप कर सके अपने पॉलिटिकल सिचुएशंस को। पहला एविडेंस जो इसका था रिलैक्सेशन इरा कॉपरेशन का वो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 जो कि साइन की गई थी बाय द मेजर न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर पावर ऑफ द नेशन, जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना चाहा था स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्लेज कर। पर जो एनपीटी थी ये अल्टीमेटली प्रिवेंट नहीं कर पाई इस प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर आर्म्स को, और इसने एक रास्ता बनाया साल्ट वन के लिए। ये एक ट्रीटी थी जो कि आर्म रेस को लिमिटाइज करने के लिए थी।
नवंबर 1969 टू मई 1972 तक थी। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस शुरू हो गई थी दोनों पावर्स के बीच में जब निक्सन विजिट करते हैं चाइना एंड सोवियत यूनियन इन 1972। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, यूएसए एंड सोवियत के बीच में जो रिलैक्सेशन कॉपरेशन थी वो कहीं ना कहीं फेड अवे होने लग जाती है। और जो डिप्लोमेट्स थे दोनों नेशंस के, ये एग्री करते हैं कि भी हम एक सेकंड सॉल्ट एग्रीमेंट करें। पर किसी भी गवर्नमेंट, दोनों साइड की गवर्नमेंट ने इस चीज को रेटिफाई नहीं किया। और दोनों ही नेशंस ने एग्री किया कि भी हम दोनों एडहेर करेंगे टू द आर्म रिडक्शन प्रोविजंस ऑफ द ओल्ड सॉल्ट वन पैक्ट पेंडिंग फ्यूचर नेगोशिएशंस के लिए। डिटेंटे मींस रिलैक्सेशन ये खत्म होने लगी जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को इन 1979। और जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, इन्होंने अनॉय किया सोवियत को जब इन्होंने इंक्रीज किया यूएस डिफेंस स्पेंडिंग को। और इन्होंने जब फंड किया एंटी सोवियत मुजाहिदीन फाइटर्स को इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब जो अफगानिस्तान इन्वेशन था इसने कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स को मजबूर किया बॉयकॉट करने के लिए 1980 ओलंपिक्स को, जो कि मॉस्को के अंदर होने थे। सेम ईयर के अंदर रोनाल्ड रेगन जो है वो इलेक्ट होते हैं एज एन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आफ्टर रनिंग एन एंटी डिटेंटिव प्लेटफॉर्म। अब रेगन की डॉक्ट्राइन जो थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो लार्जली इन्होंने क्या करा, मिलिट्री बिल्डअप को बनाया सिंस वर्ल्ड वॉर टू। और इन्होंने इम्प्लीमेंट किया न्यू पॉलिसी जो कि डायरेक्टली अपोज कर रही थी सोवियत यूनियन को। फाइनली जो रेगन थे इन्होंने अबेंडन किया सभी अटेम्प्ट्स को जो कि इम्प्लीमेंट किए गए थे प्रोविजन ऑफ द सॉल्ट टू के अंदर। ये था न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, जो सॉल्ट वन में होता सॉल्ट टू में भी इन्होंने उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए किया था, न्यूक्लियर आर्म्स एग्रीमेंट किया। अब जो आर्म कंट्रोल था ये तब तक आगे रिज्यूम नहीं हो सकता था जब तक मैकैल गॉर्वेज प्रेसिडेंट नहीं बनते। तो ये 1990 के अंदर प्रेसिडेंट बने और फिर बाद में ये पैक्ट जो था ये दोनों के बीच में साइन हुआ। कॉजेज ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर, देखिए ये डिबेट का इशू रहा है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। जो डिस्ट्रक्शन हुई है बर्लिन वॉल की, इसे सिंबॉलिक वे के अंदर बिगनिंग मानी गई थी एंड ऑफ कोल्ड वॉर की। सोवियत यूनियन इकोनॉमिकली डिक्लाइन हो रहा था, इसको भी एक रीजन माना गया है कोल्ड वॉर के एंड का। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल कंपटीशन थे दोनों कंट्रीज के बीच में, ये भी रीजन माना गया है। सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई क्योंकि ये ओवर स्पेंड कर रही थी आर्म्स के ऊपर और ये फाइनेंशियली एड भी कर रही थी अलाइज कंट्रीज को। डिक्लाइन हुआ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर, और जो सोवियत यूनियन है इसने अपने 9 इयर्स खराब किए अफगानिस्तान के अंदर, कुछ हाथ पल्ले नहीं आया। अब जो एंड था कोल्ड वॉर का इन 1990s के अंदर, इसने ड्यूल इम्पैक्ट छोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। ऑन द वन हैंड जो सोवियत मिलिट्री थी इसने विड्रॉ किया ईस्टर्न यूरोप से, और जो थर्ड वर्ल्ड था इसने ये एंड लेके आया कोल्ड वॉर के ऊपर, और इसने अलाउ किया डेमोक्रेसी को इन मैनी स्टेट जो कि प्रीवियसली रूल किए जा रहे थे बाय मार्क्सिस्ट डिक्टेटरशिप। इसने बढ़ावा दिया सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को इन रिजॉल्विंग थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और जो फेलियर ऑफ ऑगस्ट कॉप, इसको मार्क किया गया है एज एन एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। बोरिस येल्सिन कुछ एग्रीमेंट्स के अंदर एंटर होते हैं विद द लीडर्स ऑफ अदर सोवियत रिपब्लिक्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर एंड रिप्लेसिंग इट विद ए कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑन 25 दिसंबर 1991 माइकल गॉर्बेज, जो कि हाईएस्ट सोवियत ऑफिशियल थे उस टाइम, इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया था एज एन बैंकरप्ट। और जो सोवियत यूनियन थी कोलैप्स हुई और जो कोल्ड वॉर था वो फाइनली केम टू एन एंड। इंटरनेशनल सिनेरियो आफ्टर कोल्ड वॉर, देखिए कोलैप्स हुआ यूएसएसआर का, रशिया इमर्ज हुई एज एन लार्जेस्ट स्टेट, और जैसे ही कोलैप्स हुआ कम्युनिस्ट रिजाइम का ईस्टर्न यूरोप के अंदर और जो सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन हुई, तो जो बायपोलर इंटरनेशनल सिस्टम जो कि डोमिनेट कर रहा था कोल्ड वॉर के दौरान वो डिसअपेयर होने लगा। और जो जर्मनी है ये एक यूनिफाइड सिंगल स्टेट बना, और जो अमेरिकन एम्पायर ऑपरेट कर रहा था पर्शियन गल्फ एंड इराक को एंड मिडिल ईस्ट को इन द जर्नल, जहां पर उसने अपनी आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा था, सोल्जर को डिप्लॉय कर रखा था ताकि वो अपनी निगरानी रख सके ईरान एंड सीरिया एंड अदर पॉलिटिकल एनिमीज के ऊपर। अब जो अमेरिकन मिलिट्री पावर है ये सर्व कर रही है एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ ए मिलिट्री कोalition, जैसे कि बहुत परमानेंट एज एन नाटो एंड एडहोक की बात करें तो पीस कीपिंग मिशंस भी के अंदर कोalition कर रही है, वो गठबंधन कर रहे हैं जैसे कि हम कह सकते हैं। फ्रॉम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो इंटरनेशनल सिस्टम अब मल्टीपोलर हो गया है rather than द यूनिपोलर। और जो अनदर फीचर है पोस्ट कोल्ड वॉर
इरा का वो ये है कि यूएसए डोमिनेंट हो गया है होल वर्ल्ड के ऊपर। इन्वेजन ऑफ कुवैत बाय इराक इन अगस्त 1990 कहीं ना कहीं इसने अपॉर्चुनिटी दे दी यूएसए को अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए इन द मिडल ईस्ट। फॉलोइंग ईयर्स के अंदर जो एब्सेंस हुई है काउंटर पावर की, मतलब कोई यूएसए के खिलाफ बोल ही नहीं रहा है, तो जो यूएसए है इसने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया है, इंक्रीज कर लिया है पूरी रीजन के ऊपर। अनदर थ्रेट जो है पीस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड इज रेजिंग रिलीजियस मिलिटेंसी, जैसे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जैसे रिलीजियस मिलिटेंसी बन रही है यूएसए को नीचे गिराने के लिए वो। अब जो पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड है इसने विटनेस किया है रीबर्थ ऑफ नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक डिसलाइक को भी। और ये जो क्लैश है कोई नई नहीं है, ये पहले भी हुए हैं, बट अकॉर्डिंग विद द डिक्लाइन ऑफ द आइडियोलॉजिकल क्लैशेस it has begun to occupy a more significant agenda in international affairs. कंक्लूजन की बात करें पूरी स्टोरी की अगर, तो देखिए जो यूएसए एंड यूएसएसआर की लड़ाई थी वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, और जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ट्रूली ग्लोबल होने लगा इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के अंदर। और जो डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन और जो शैटर हुआ बायपोलर सिस्टम का, ये रिजल्ट इन करा पावर गैप्स के अंदर। पावर की जो पावर था उसके बीच में गैप आने लग गया, कोई देश ज्यादा स्ट्रांग हो गया कोई कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ रिजाइन्स के अंदर एक्टिवेट कर दिया गया स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस, कि भी इन्फ्लुएंस करो लोगों को, कम्युनिस्ट रिजाइम लेके आओ, सोशलिस्ट रिजाइम लेके आओ, या फिर डिक्टेटरशिप रिजाइम लेके आओ, या फिर डेमोक्रेसी रिजाइम लेके आओ, तो ऐसा कुछ करने का सिस्टम। सो जो पोस्ट कोल्ड वॉर इन्वायरमेंट है, जो कभी स्टेट्स सेम ब्लॉक में थे फॉर्मर अलाइज थे, ये एक दूसरे के राइवल्स भी हो गए, कंपिटिटिंग राइवल्स हो गए। अब जो फॉर इंस्टेंस अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन है एज वेल एज जापान, ये दोनों के दोनों राइवल हुए अगेंस्ट एस्टैब्लिश यूनाइटेड स्टेट डोमिनेंस। जो भी यूनाइटेड स्टेट द्वारा डोमिनेंस क्रिएट किए गए थे उसके खिलाफ जो यूरोपियन यूनियन और जापान है कहीं ना कहीं राइवल है। नो डाउट जो राइज है ऑफ चाइना एंड द रीबर्थ ऑफ द रशियन फेडरेशन जो है, ये एक पावरफुल राइवल है यूनाइटेड स्टेट, आर ऑल्सो नोटेबल। Thanks for watching. Subscribe the channel if you find it useful.